हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होगा चुनाव के बाद तो होने के लिए जो भी डिसाइड होगे एग्ज़ाम शेड्यूल आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर को समझना होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उस बेस को देखते हुए हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन से आज बहुत क्वेश्चन कम लिए, लेकिन बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लिए। और क्वेश्चन कम लेने का एक रीज़न भी ये है कि फर्स्ट सेट देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप लोग सुस्त पड़े हुए हो, वीडियो पे कुछ भी व्यू नहीं जाता है, ना ही आप लोग रिस्पॉन्स करते हो। तो ऐसे में मैंने सीरीज़ को स्टार्ट किया, देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल रखा है। तो अगर आप हमारे साथ इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहेंगे, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आगे आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो पे अगर 1K प्लस व्यूज़ आता है तो हम आगे जो कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, यानी 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आएगा तब जा करके हम इस वीडियो को यानी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया था। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ से मैंने लिया है। तो आप सबसे पहले तो समझेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उस बेस पे आपको तैयारी भी करना होगा। और इस बार तैयारी थोड़ा सा जम करके करना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला, राइट। तो देखिए, मैं रेलवे में हूँ और RTI फ़िलहाल हम लोग देखते हैं। तो इस बेस पे मैं बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़िलहाल कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि हर रोज़ भर भर के कमेंट्स, भर भर के RTI आते हैं, पूछे जाते हैं इसी रिलेटेड कि कितनी वैकेंसी किस जोन में कहाँ पर, मतलब तमाम तरह के सवाल सिर्फ और सिर्फ RTI में यही आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए, ठीक है। तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे, लोहित नदी। अब इससे जुड़ी क्या क्या जानकारी आपको जानना है वो मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है। भारत के सबसे लंबे पुल धोला सादिया सेतु, जिसे हम लोग भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, कब नवाजा गया था। इसका निर्माण लोहित नदी पर किया गया, यानी इसकी जो लंबाई है ये भी याद रखिए 9.15 किलोमीटर। इस सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को किया गया था। यह सेतु अरुणाचल प्रदेश के धोला कस्बे तथा असम के सदिया कस्बे को जोड़ता है, यानी दो स्टेट को जोड़ता है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम को जोड़ता है, ठीक है। और लोहित नदी के बारे में हम जानते ही हैं कि ये एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये सब कुछ याद रखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे पोल कहा जाता है, यानी ध्रुव, ठीक है, ध्रुव कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक तत्व फार्मूला A304, जीरो फोर नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड हम कह सकते हैं, A3O4, माफ़ी चाहूँगा, A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व ए की संयोजकता क्या होगी, तो देखिए क्या होगा कि जब ये ऑक्साइड बनाएगा एक तत्व के साथ, तो यहाँ पे हमारा जो ए का संयोजकता हो जाएगा वो इसके साथ हो जाएगा और ओ का इसके साथ हो जाएगा, यानी A4, ए की संयोजकता जो होगा वो 4 होगा। सही आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे नज़र डालिए कि निम्नलिखित में से किसी की जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन जो था, किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मरुगनाथम का किरदार निभाया था। तो देखिए यहाँ पे अक्षय कुमार जो है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्षय कुमार जो है, इन्होंने अरुणाचलम मरुगनाथम के किरदार को निभाया था पैडमैन मूवी में। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा, राइट। अगला प्रश्न कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस। तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो मीथेन देखिए लगभग 50 से 75% के रूप में पाया जाता है बायोगैस में, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि बायोगैस यानी जैव गैस में मुख्यतः मीथेन CH4, जिसे हम लोग मास गैस के नाम से भी जानते हैं, बायोगैस में उपस्थित विभिन्न गैसों का संगठन निम्नलिखित है। मीथेन जो होता है 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%,
नाइट्रोजन जो होता है 0 से 10%, हाइड्रोजन की मात्रा होता है 0 से 1% और हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा होता है 0.1 से लेकर के 0.5% तक। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे देख पाएंगे जो जो इसमें कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पे दिए गए परसेंटेज वाइज। आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका समाकलन किया गया था। तो इस तरह के सवाल रेलवे ही पूछता है, ठीक है। तो रेलवे के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इस तरह के सवालों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर सभी नोट पे आप नज़र डालोगे तो उस पर कुछ ना कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और इसमें अगर 50 रुपये के नोट की बात करें तो हम्पी का पत्थर से बना, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है। तो ध्यान रखना है त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में बहता है। लेकिन बाकी नदी पे अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका में है, पश्चिम अफ्रीका में। ऑरेंज नदी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कांगो अफ्रीका यानी कांगो गणराज्य के अंतर्गत, और नील नदी उत्तर पूर्व अफ्रीका में। तो क्वेश्चंस पे पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में, तो ये आपका ऑरेंज नदी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रासिड्स यानी अनॉक्सी अम्ल। अनॉक्सी अम्ल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अम्लों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। ऑक्सी अम्ल 2 प्रकार से, यानी एक तो ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्रा अम्ल। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है जिन्हें हम लोग ऑक्सी अम्ल कहा जाता है, जिसमें देखिए 2 ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हाइड्रा अम्ल होता है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रा अम्ल या फिर अनऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HBr, HCN1। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उसे हम लोग हाइड्रा अम्ल कहते हैं। यानी इसमें हमें ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या होता है। तभी जस्ट मैंने हाल ही में 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पौधों का जनन भाग के बारे में डिस्कस किया हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि पुष्प के मध्य में जो स्थित मादा जनन भाग होते हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प के जो भी भाग होते हैं जैसे बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुकेसर, स्त्री केसर के भी भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, और इसमें एक होता है आपका कॉर्पल्स, ठीक है। कॉर्पल्स यानी अंडक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडक। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई परमाणु है तो इस तरह से, जैसे कि आपका होता है KLMN, यानी N कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, M में कितने हो सकते हैं, इसको एक फार्मूला के थ्रू निकाला जाता है। और वो फार्मूला भी मैंने आपको कई बार बताया, 2n², जहाँ पर N होता है वो A1 2 3 4 रखते हैं, यानी 1 K को डिनोट करेगा, जो 2 है वो L को, 3 M को, 4 जो है वो N को, इस तरह से KLMN को दिखाया जाता है। तो अगर हमें किसी भी कक्ष की बात किया जैसे कि N के बारे में पूछा जाता है तो क्या करते, 2n² तो करते, N के जगह पे 4 रख लेते। तो 2 × 4 = 16 दूना 32, यानी N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो 2n² का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर में बायोगैस के बारे में बताया कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है और उसके साथ साथ उसके जो भी कंपोनेंट होते हैं उसमें मैंने सब कुछ बताया कितना परसेंटेज होता है।
तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड देखा था, मीथेन देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें नहीं था। तो यहाँ पे इसका भाग नहीं है, बायोगैस में मोनोऑक्साइड नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि निम्न में तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है। यानी ध्यान दीजिएगा, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। तो यहाँ पे सही आंसर बन के आएगा ऑप्शन सी, थोरियम। ठीक है, थोरियम करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए कि जॉन न्यूलैंड्स एक अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे और वे उस समय तक ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में न्यूलैंड्स के समय तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो 56 था। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न मिल गए आपको। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों में हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकरण को थोरियम तक समाप्त किया था। ठीक है, उन्होंने पाया कि वर्गीकरण में प्रत्येक आठवां तत्व का गुणधर्म जो था वो पहले तत्व के समान था। इसलिए इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसका नाम अष्टक का सिद्धांत रखा गया। न्यूलैंड्स के इस वर्गीकरण को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अष्टक सिद्धांत यानी पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर, यानी 8वें तत्व का गुणधर्म उससे मिलता जुलता था, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया। ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका 2018 में एएलपी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप खुद से देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइंस के क्वेश्चंस कहाँ से थे, कौन कौन से चैप्टर से थे, इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य जो बल होता है हमेशा बराबर और विपरीत होता है। तो आपका न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो हम कह सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर मेडुला, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मेडुला। चलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मेडुला मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर जो कि मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं, स्पाइनल कोड के बीच स्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, यही पूछा गया था, सांस लेने की दर, भोजन निगलना उगलना, ये हमेशा पूछा जाता है कि भोजन निगलना उगलना कौन नियंत्रित करता है। तो ये आपका मेडुला अम्बलकोटा जो होता है उसके द्वारा। खांसना, छींकना, हिचकी, जीभ की गति, यानी जीभ हम आगे पीछे निकाल पाते हैं, तो ये जीभ की जो गति होती है वो भी मेडुला के द्वारा ही नियंत्रित होता है। आदि के समन्वय केंद्र होते हैं जो कि मानव की इन क्रियाओं का नियमन करते हैं। राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का एक खंड जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है वो कौन सा। प्रोटीन की जानकारी, डीएनए का एक खंड होता है, भाग होता है, वो आपका होता है कौन, जीन। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ पाएंगे कि जीवधारियों के केंद्र के केंद्रक द्रव में क्रोमैटिन जाल पाया जाता है। यह विभाजित होकर के गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में लगे होते हैं और जीन मुख्यतः डीएनए से निर्मित होते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने इतने ही सारे क्वेश्चंस लिए थे, प्रीवियस पेपर से उठाया, जो कि बहुत अच्छा पे क्वेश्चंस जो हमें लगा कि ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब रही बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो पर अगर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आता है तब जा कर के हम इसके नेक्स्ट पार्ट और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने 16 क्वेश्चन रखा था, लेकिन अगर हमने सभी क्वेश्चंस को देखा जाए तो यहाँ पे 30+ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 30 से 50 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप लोग इस वीडियो की रीच को बढ़ाएंगे, वीडियो पर व्यू आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तब। क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है तो मैं मुश्किल से निकाल पाता हूँ और उसमें खुद की स्टडी भी करना होता है। तो अगर ऐसा रहा तो फिर हम वीडियो बनाना ही छोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए फिर, बातें बहुत सारी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा ताकि आप लोग पढ़ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।